नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों का वेलकम है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह 12वीं कक्षा के हिंदी को लेकर के। इसमें हमने हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर उसने कहा था को लेकर के बात किया है। इसमें मैंने उन सभी क्वेश्चनों को डाला है जो 2 नंबरी, 25 नंबरी और व्याख्या जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और इनमें उन सभी क्वेश्चनों का समावेश है जो या एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इनमें उन सवालों को भी समावेश किया गया है जो पिछले कुछ सालों में बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। और ये जो है आपका आर्ट्स के लिए, साइंस वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए, तीनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, क्योंकि आपको इसमें इस तरह से सरल शब्दों में समझाया गया है कि आपको दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या दोबारा आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए हम इसके सवालों को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहाँ और किस रूप में होता था। यह बड़ी शानदार है। इसने कहानी की शुरुआत कहाँ होता है, इसके ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं। तो चलिए कुछ सवाल है। उसने कहा था जो कहानी था उसका प्रारंभ अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होता है, जहाँ 12 वर्ष का एक लड़का 8 वर्ष की एक लड़की को तांगा के निचाने से बचाता है। और जो दोनों लड़का लड़की होते हैं वो दोनों किस समुदाय के आते हैं, तो सिख समुदाय के हैं। लड़का लड़की से क्या पूछता है, बार बार एक ही प्रश्न पूछता है, वो है कि तेरी कुर्माई हो गई है। और यह सुनकर लड़की बार बार धत कह करके भाग जाती है। शर्मिला स्वभाव की लड़की रहती है, इसीलिए उसे धत कहकर भाग जाती है। लेकिन जब लड़का बार बार यही प्रश्न पूछते रहता, कहीं कभार जब मिलती रहती है दोनों आपस में, तो लड़की एक दिन क्या करती है, वही लड़की बाद में धत कहकर भागने के बजाय यह कहती है कि हाँ कल हो गई है, यह रेशम से कढ़ा हुआ साल। क्योंकि देखते हुएगा आप लोग, जैसे कि इंगेजमेंट जब होता है, कुरमाई यानी कि मंगनी, मंगनी यानी कि इंगेजमेंट। देखते हुएगा मूवीज में अगर इंगेजमेंट जो होता है तो अंगूठी अदला बदली करता है, जिससे लोगों को समझ में आता है कि इसका इंगेजमेंट हो गई है। तो हो सकता है उसी तरह से अमृतसर में मतलब साल उल पहचान होता हो मंगनी का। तो इसीलिए लड़की कहती है कि हाँ मेरी जो है वो मंगनी हो गई है, देखते नहीं कल हो गया, देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ साल। यह सुनकर लड़का हाथ पर रह जाता है। लड़का हाथ पर क्यों रह जाता है, तो लड़का हाथ पर इसीलिए रह जाता है क्योंकि लड़का जो है लड़की को जो बचाता है तो उसी क्रम में उससे पहली नज़र में ही प्रेम हो गया रहता है। और लड़की के मुंह से यह सुन करके कि उसकी कुर्माई हो गई है यानी कि उसकी मंगनी हो गई है, यह सुनकर लड़का हतप्रभ हो जाता है। इस प्रकार लड़का अपने हृदय में जो लड़की के प्रति उत्पन्न प्रेम को क्या किया रहता है, संजोए रहता है। लेकिन वो लड़की के सामने इस प्रेम को प्रकट नहीं करता है, क्योंकि लड़की प्रकट करने से पहले लड़की कह देती है कि हाँ हमारी जो कुर्माई है वो हो गई है। अब ये जो लड़का है वो लड़का था को लड़का जो था 12 साल का लड़का, वो आगे चल करके बनता है लहना सिंह। ध्यान रखिएगा, जो लड़का था 12 वर्ष से, वो लड़का आगे जाके क्या होता है, लहना सिंह। ये लड़की थी 8 साल की, वो लड़की बाद में बनती है सूबेदारनी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि यह जानकर कि लड़की की कुर्माई हो गई है, कुर्माई यानी कि मंगनी, कुर्माई यानी कि मंगनी, लड़के की क्या हालत हुई। इससे पहले हमने बताया था कि लड़का लड़के से बार बार एक ही प्रश्न पूछता था। वो प्रश्न क्या था, वो प्रश्न था कि तेरी कुर्माई हो गई है। तो लड़की बार बार धत कहकर भाग जाती थी, लेकिन लड़के के बार बार कहने पर लड़की एक बार कह देते हैं कि हाँ मेरी कुर्माई हो गई है। तो इस सुनकर लड़के की क्या हालत हुई, तो चलिए इस बारे में बात करेंगे कि लड़के की क्या हालत हुई थी। तो है कि यह जानकर कि लड़की की कुर्माई हो गई है, लड़का हाथ पर रह जाता है। लड़का हाथ पर क्यों रह जाता है, लड़का हाथ पर इसीलिए रह जाता है क्योंकि लड़का जो है लड़की से पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठता है, उसके हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई रहती है। इसीलिए लड़का जब जानता है कि लड़की की कुर्माई हो गई है, लड़का हाथ पर रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। उसका क्योंकि उसका दिल टूट गया रहता है। और जब वो घर लौटने के लिए निकलता है अपने घर के लिए, घर की तरफ, रास्ते में जो एक लड़का उसे मिलता है, उसे वो मोड़ी में ढकेल देता है, कुत्ते को पत्थर मारा, और एक गोभी वाला जो था, ठेले में गोभी रहा था, उसके गोभी पर दूध रेल देता है, और सामने से आती किसी वैष्णवी से टकरा गया जिससे उसे अंधा भी किया। तब जा कर के वो कहीं वो घर पहुँचा। नहीं, हम कह सकते हैं कि लड़का जब पता चला लड़का को कि लड़की की कुर्माई हो गई है, लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है।
और इसका जो होशो हवास वो खो बैठता है। और जब वो घर की ओर निकलता है तो इस स्थिति में वो लड़के को मोरी में ढकेल देता है, कुत्ता को पत्थर मार देता है, गोभी वाले के ठेले पर दूध गिरा देता है, और पूजा करके आ रही एक लड़की से औरत से वो क्या हो जाता है, टकरा जाता है, जो उसे अंधा भी कहता है। तब जैसे तैसे करके वो कहाँ पहुँचता है, अपने घर पहुँचता है। इस तरह से उसकी स्थिति एक बन जाती है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। यानी इसने कहा था मैं जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जो लिखा गया ये कहानी है, इसमें आखिर कहने का क्या भाव छिपा हुआ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, आखिर ये किस प्रकार का कहानी है, इसमें क्या बताने की कोशिश किया गया। तो चलिए हम पढ़ते हैं सवाल पर। तो कहा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था एक प्रेम कहानी। प्रेम कहानी किसकी? वही लड़का 12 साल और 8 साल की लड़की। 12 साल का लड़का कौन था? लहना सिंह। और 8 साल की लड़की कौन? जो बाद में सूबेदारनी हो जाती है। ये एक प्रेम कहानी है और ये एक दिव्य प्रेम कहानी है। ऐसी वैसी प्रेम कहानी ये नहीं है, एक दिव्य प्रेम कहानी है। क्यों? क्योंकि ऐसी कहानी जो है अब देखने को नहीं मिलती है, या ऐसी कहानी जो है समाज में घटित भी अब नहीं होता है। क्योंकि अब के समय में जो प्रेम होता है, उस प्रेम की कहानियाँ जो होती है वो शारीरिक स्तर तक ही सीमित रहती है, या शारीरिक स्तर पर ही संचारित होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसा जो प्रेम था, इसमें जो दिखाया गया था प्रेम, उसने कहा था हमें, वो प्रेम अब समाज में घटित नहीं होता। इस कहानी में जो है, इस कहानी में वीरता, त्याग, भावों की निष्ठता विद्यमान है। इसमें लड़का और लड़की, लड़का का जो सारा है लड़की के प्रति वीरता, उसके प्रति त्याग, उसकी भावना, सारा इसमें दिया गया। इसीलिए कहा गया कि ये जो कहानी है वो शुद्ध प्रेम की कहानी है। और शुद्ध प्रेम हमेशा शारीरिक स्तर पर नहीं होता है, बल्कि किससे होता है? हृदय से होता है, जिसमें अपने प्रेमिका को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राण तक का त्याग कर दिया इस कहानी में। अब प्रेम त्याग कौन दिया? तो लहना सिंह। लहना सिंह जो था वो प्रेम करता था किससे? सूबेदारनी से। लेकिन सूबेदारनी जो थी, इसको ये बात पता नहीं था। उस समय वो कितने साल की थी सूबेदारनी? 8 साल की। और लड़का कितने साल का था? 12 साल का। और ये लहना सिंह को अपने हृदय में जो था प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई थी। उससे पहले ही सूबेदार बताने से पहले सूबेदार ने कहा दिया था हंसी मजाक में कि उसकी क्या हुई थी? कुर्माई हो गई थी। समय आगे बढ़ता है, लहना चला जाता है फौज में। जब सूबेदारनी की जब विवाह था, सूबेदार हो गया रहता है। ये जो कहानी थी एक प्रेम की कहानी थी, एक प्रेम की कहानी थी। और इसमें शुद्ध प्रेम की कहानी इसलिए दिया गया क्योंकि सूबेदारनी के एक वचनों के लिए जो है लहना सिंह अपने प्राण तक को त्याग देता है। यानी इसीलिए इसमें कहा गया है कि त्याग की भावना इसमें कुछ ज़्यादा ही सम्मिलित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर। अब है, उसने कहा था कहानी का आधार बताइए कि लहना सिंह का चरित्र कैसा था। लहना सिंह किस प्रकार का था, कैसा स्वभाव था उसका, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लहना सिंह जो था, लहना सिंह ब्रिटिश सेना में सिख राइफल का जमादार था, जिसका नंबर कितना था? 77। यानी कि लहना ब्रिटिश सेना में नंबर 77 सिख राइफल का जमादार है। और वो फ्रांस में जर्मनी सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया, यानी उसे युद्ध पर भेजा गया है। फ्रांस में युद्ध चल रहा है इंग्लैंड और जर्मनी सेनाओं के बीच में, जिसमें वो लड़ रहा है ब्रिटिश सेना की तरफ से। उस एक वीर सैनिक तथा निर्भीक सैनिक है, यानी कि वो एक वीर योद्धा है, उसके साथ साथ वो निडर सैनिक है। उसमें किसी बात से भयभीत वो नहीं होता। यहाँ तक कि विषम परिस्थितियों में भी कभी वो हतोत्साहित नहीं होता। हतोत्साहित का मतलब होता उसका उत्साह कम नहीं होता। कब? तो विषम परिस्थितियों में भी। जैसे कि आप लोगों में देखते होगा, जैसे कोई विषम परिस्थिति आता है तो हमारी उत्साहित कम हो जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि लहना सिंह में ऐसा गुण नहीं था। वो अपने प्राणों की परवाह किए बिना वो युद्ध भूमि में अपूर्ण तन्मयता के साथ कार्यरत रहता। सेना हमेशा देखिएगा, हमारा सैनिक जो होता है वो हमेशा युद्ध भूमि में प्राणों की परवाह किए बिना अपने तन्मयता के साथ, तन मन के साथ अपना जो उनका काम होता है उनमें हमेशा लगा हुआ रहता। तो ये तो था उसका, जब वो सैनिक था तो उसके स्वभाव के बारे में चित्रण किया गया था। लेकिन उसके अतिरिक्त लहना सिंह जो था एक सच्चा प्रेमी भी है, क्योंकि बाल्यकाल में ही सूबेदारनी के प्रति प्रेम भाव उसके हृदय में पनप रहा था। किंतु सूबेदारनी की शादी सूबेदार के साथ हो जाती है। फिर भी वो सूबेदारनी को दिए गए वचन को वो निभाता है। फिर भी जो सूबेदारनी उससे कुछ वचन मांगती है और उस वचन को पूरा करने के लिए जो लहना सिंह होता है वो अपनी जान तक का निछावर कर देता है। क्यों? क्योंकि सूबेदारनी जो था उससे वचन मांगी थी कि उसके युद्ध में उसके पति और पुत्र की रक्षा करना, और वो जो है सूबेदारनी के पति और पुत्र के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राण तक का त्याग देता है। इसीलिए कहा गया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ये एक शुद्ध प्रेम की कहानी है, जिसमें उसे मतलब
शारीरिक तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक क्या था, अपना निश्चय भाव था प्रेम के प्रति, निश्चल, बिना किसी छल का। अब है अगला प्रश्न कि लहना सिंह के प्रेम के बारे में बताइए। तो चलिए हम फिर से प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। लहना सिंह का प्रेम किस प्रकार से था, नहीं था। तो लहना सिंह को बचपन में ही मिली वो लड़की सूबेदारनी के प्रति भाव उसके हृदय में पनप गया था, किंतु वो लड़की का विवाह सूबेदार से हो जाता है। लड़की यानी कि सूबेदारनी एक बार जब फौज के काम पर जाने की सूचना पा करके, जब वो छुट्टी पर आया हुआ रहता है, तो उसे जब डाकिया के द्वारा पता चलता है कि अब फौज पे काम करने के लिए जाना है, तो सूचना पा करके जब वो लौटते रहता है, तो लहना सिंह को हजीरा सिंह के घर से होते, यानी कि हजारा सिंह को अपने साथ करते हुए साथ में ही घर से निकलते हुए वापस जाना था। तो हजारा सिंह के घर से होते हुए ही वापस जा रहा था, यानी दोनों मित्र थे, एक ही गाँव के रहने वाले थे लगभग, तो मतलब साथ में ही निकलने वाले थे काम पर। उसी समय जो थी सूबेदारनी उसको पहचान जाती है और उसे अपने पास बुलाती है। चलते समय सूबेदारनी ने लहना सिंह को अपने बेड़े में बुला लिया, क्योंकि सूबेदारनी जो थी उसको पहचान गए थे कि वही वो लड़का है जो जब मैं 8 साल की थी तो उसने मुझे बचाया था। सूबेदारनी अपना सारा हाल बताते हुए रोने लगती है और लहना सिंह से यह कहते हुए भिक्षा मांगती है कि इन दोनों यानी कि उसका पति और उसका पुत्र भी युद्ध पे जा रहा था, तो कह रही थी कि इन दोनों यानी कि पति और पुत्र के युद्ध में प्राण बचाना। और होता भी ऐसा है कि युद्ध में लहना सिंह ने अपने जान दे करके सूबेदार हजारा सिंह यानी कि उसके पति और उसके पुत्र जो थे बोधा सिंह के प्राण बचाए, लेकिन दोनों को इसका पता तक चलने नहीं दिया। किन दोनों को? तो बोधा सिंह को और हजारा सिंह को। यानी कि ये जो कहानी प्रेम था वो मधुर प्रेम के प्रति ऐसा समर्पित प्रेमी, ऐसा समर्पण प्रेमी संसार में कम ही देखने को मिलता है, या वर्तमान समय में ऐसा देखने को न के बराबर ही मिलता है। यानी कि लहना सिंह के तरफ से ही प्रेम था, लेकिन सूबेदारनी की तरफ से कोई प्रेम का नहीं था, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरफा प्रेम था। अब अगला प्रश्न, अब है आपका व्याख्या जो 4 नंबर का पूछा जाता है आपको, मतलब जिसमें 2 रहता है आपका गद्यखंड से, 2 पद्यखंड से। तो हम अभी गद्यखंड के चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर महत्वपूर्ण। तो उसी व्याख्या में जो हमारा पहला प्रश्न है, और जब जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। तो जब भी हम कभी व्याख्या लिखते तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं उसके चैप्टर का नाम, उसके बाद लिखते हैं कि इसका लेखक कौन है। तो उसी तरह से हमने भी लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति जो लिखा गया है, जो है वो उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। यानी कि आपको चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम ये दोनों लिखना अनिवार्य होता है। उसके बाद आप उसके पंक्ति से संबंधित जो भी आपको समझ में आता है वो आप लिखिए। तब है कि इस पंक्ति में ये उस समय का वर्णन है जब लहना सिंह मरणासन की स्थिति में, जब वो मरने की हालत में होता है। क्योंकि उस समय शत्रुओं की गोली जो है उसके शरीर में लगी हुई रहती है। ऐसी स्थिति में वजीरा सिंह से कहता है कि जब वो घर जाएगा ना तो सूबेदारनी को कह देगा कि लहना सिंह को जो उसने वचन कहा था, यानी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, उसने वचन दिया था कि उसे अपने पुत्र और उसे पति की रक्षा करना है। इसीलिए वो सूबेदारनी जो है वजीरा सिंह से वो कह रहा है कि आपको सूबेदारनी से जा कर के कहना है कि लहना सिंह को आपने जो कहा था वो उसने कर दिया, अर्थात उसने अपने जीवन का बलिदान दे करके उसके पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह दोनों के प्राण की रक्षा की है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मृत्यु के कुछ समय पहले, जब हमारी मृत्यु होने वाली रहती है तो उससे कुछ समय पहले स्मृतियाँ यानी कि यादें जो हमारी होती है पिछले जीवन की जो हमारी शुरू की यादें रहती है, बहुत कुछ साफ़ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएँ एक एक करके सामने आती है, सारे हृदयों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल इन पर से हट जाती है। लिखा गया कि प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है। ठीक है, इसी प्रकार से बनाया था कि आपको चैप्टर का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो उसने कहा था, ये चैप्टर की पंक्ति किससे लिया गया, उसने कहा था से, और इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी। तो उसी को हमने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरिया है। अब इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताने का प्रयास किया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले, जब हमारी मृत्यु होने वाली रहती है तो उससे कुछ समय पहले मानव की स्मरण शक्ति यानी मानव की जो कुछ यादें होती है अपने बचपन की या जवानी की, उस सब अत्यंत साफ हो जाती है, वे सब उनको याद आने लगती है।
ऐसा ही लहना सिंह के साथ भी होता है। जब लहना सिंह मरणासन की हालत में है तो उसके सामने जीवन की सारी घटनाएं आती है। कभी जब वो बालक के रूप में अमृतसर की भीड़ भरे बाज़ार में, तो कभी सूबेदार के यहाँ, तो कभी किरत सिंह के यहाँ अपने आप को देखते रहता है। यानी कि उससे अपने बचपन की सारी बातें याद आती रहती है। जब वो मरणासन की स्थिति में रहता है, शत्रुघ्न की गोली उसको लगी हुई रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें मृत्यु आता है तो उससे पहले हमारी कुछ स्मृतियाँ क्या हो जाती है, साफ साफ दिखने लग जाती है। अब है कथन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता, बिना लड़े सिपाही, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनी को अकेले मारकर न लौटूं, तो दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना नसीब न हो। तो पंक्ति किससे लिया गया है, उसने कहा था से, और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो वही हमने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहते थे, कहना चाहते हैं कि लहना सिंह मोर्चे पर यानी जब युद्ध का समय था तो मोर्चा पर क्या हो रहा है, लड़ाई का इंतजार करते करते उकता गया, यानी कि उब गया, और वो चाहता है कि लड़ाई जल्द से जल्द क्या हो, शुरू हो, ताकि उस उब से, जो वो उब रहा है, उससे उसे क्या मिले, मुक्ति मिले। इसी संदर्भ में वो लहना सिंह कहता है कि अगर ऐसे ही यहाँ पड़े रहे ना, अगर ऐसे ही यहाँ पड़े रहे तो क्या लाभ, क्योंकि जिस तरह बिना दौड़े घोड़ा बिगड़ जाता है। अगर घोड़ा को अगर आप खरीदें या कहीं से लाए हैं तो उसको दौड़ाएंगे नहीं, उसको घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, तो उसकी क्या हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है, वो बिगड़ जाता है, यानी कि वो किसी काम का नहीं रहता है। ठीक उसी तरह लड़ाई के बिना जो है सेना का उत्साह क्या हो जाता है, ख़त्म होने लगता है। तो वही कह रहा है, उसी तरह हमें अभी लड़ाई करने का हुक्म नहीं मिल रहा है, जिससे हमारे अंदर की उत्साह ख़त्म न हो जाए और हम किसी काम के नहीं रहे। इससे पहले हमें भी क्या हो जाए, हमें आगे बढ़ने और जर्मनों पर हमला करने का आदेश दिया जाए। अगर मैं अकेले 7 जर्मन सैनिकों को न लौटूं तो मुझे दरबार साहब का दर्शन करने का अवसर न प्राप्त हो। मतलब इस तरह से वो कह रहा है कि मैं सैनिकों का उत्साह ख़त्म होने से पहले क्या किया जाए, उसको आगे बढ़ने का हुक्म दिया जाए। वैसे इसलिए इसके बारे में वो एग्जाम्पल देते हुए कह रहा है कि बिना घोड़े बिना फेरे, जिस प्रकार से घोड़ा को अगर आप घुमाइएगा फिराइएगा नहीं तो उसकी आदत बिगड़ जाती है, वो किसी काम का नहीं रहता। ठीक उसी तरह से सिपाही जो है अगर उसको लड़ने को नहीं दिया जाता है तो उसका उत्साह खत्म हो जाता है। इसलिए देखिएगा शायद जो है देश अभी वर्तमान में क्या करता है, सैनिक का उत्साह खत्म न हो या वो रणनीति न भूले तो युद्धाभ्यास करता है, ताकि उसे सारी उसी तरह का फुर्ती चुस्ती बना हुआ रहे। अगर वास्तविकता में युद्ध होता है तब उसी को लेकर के लहना सिंह ने सारा कथन कहा था। अब है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करती है। तो ये जो कथन था ये कथन था वजीरा सिंह का, ये वजीरा सिंह का कथन था। ये वजीरा सिंह कहता है किसको, ये वजीरा सिंह कहता है लहना सिंह को, ये वजीरा सिंह कहता है लहना सिंह को। और ये उस समय कहता है जब खूब गर्मी पड़ रही है। तो पहले लिखते हैं कि ये पंक्ति जो थी प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा। यह प्रसंग जो लाइन है उस समय का है जब खंदक में खूब सर्दी पड़ रही थी। खंदक यानी कि जिसमें वो सब छुपे हुए थे, रह रहे थे सैनिक सब। तो उस सर्दी में लहना सिंह बोधा सिंह के पहाड़ों की जगह पर, जो खंदक के बाहर पहरा देने की बारी रहती थी बोधा सिंह के, उसके जगह पर लहना सिंह खुद रात भर पहरा देता रहता था, अपनी सूखी लकड़ी पर उसे सुलाता था। इस त्याग को, बोधा सिंह के प्रति इस त्याग को देख करके वजीरा सिंह जो है लहना सिंह को सलाह देता है कि कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। जारा क्या है, ठंडी है तो जारा लगेगा, सर्दी थी तो उसे जारा क्या है, तो कह रहा है कि मौत है। और निमोनिया, अब जारा है ठंडी लगेगा तो आपको निमोनिया होगा, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते। अर्थात जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तब तुम क्या उसकी रक्षा कर पाओगे। तुम जो वचन दिए हो सूबेदारनी को कि उसके पुत्र की रक्षा करेंगे, तो अगर तुम्हारा खुद ही तबीयत खराब हो जाएगा तो तुम किस तरह से उसकी रक्षा कर पाओगे। इसीलिए वो कह रहा था कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। इसके अलावा अब लोग इसका ये भी अर्थ निकाल सकते थे कि जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है या निमोनिया हो जाता है तो उसे मुरब्बे यानी कि जो खाने वाली चीज़ होती है मुरब्बे नहीं मिलती, मीठी चीज़ें, बल्कि उसे करीबी दवाइयाँ पीनी पड़ती है। तो वो अलग संदर्भ था। लेकिन इसमें वो वजीरा सिंह कह रहा है कि तुम जो इसे बचा रहे हो उसकी जगह पर तुम पहरा दे रहे हो, उसे अपने सूखी लकड़ी पर सुलहा रहे हो,
तो अगर उसकी जो तबीयत ख़राब है तो तुम्हारी भी अगर तबीयत ख़राब हो जाएगी तो तुम अपनी तबीयत ख़राब रहते उसकी रक्षा कैसे कर पाओगे और तुम्हारा वचन भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो कहानी, जो वाक्य था, ये उस समय वो कहते हैं। ये किसका कथन था? तो ये कथन था वजीरा सिंह का। और किसको कह रहा था? वो लहना सिंह को कह रहा था। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा और दोबारा से इसको देखने की आवश्यकता नहीं होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।